अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, वेलकम टू क्लासिक एंटरटेनमेंट चैनल, जहां हम आपके लिए लेकर आ गए हैं आपका मोस्ट अवेटेड सिलसिला नोवेल तू ही मेरी जुनूनियत की एपिसोड 18, जिसको आपके लिए तहरीर किया नन अदर दैन फरवा खालिद ने। तो फिर जल्दी से चलते हैं नावल की तरफ, मगर उससे पहले अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो इसको सब्सक्राइब करें, आइकन बटन दबाएं ताकि हमारी नई और म्यारी वीडियोस आपको सबसे पहले देखने को मिले। तो फिर चलते हैं तो ही मेरी जुनूनियत की एपिसोड 18 की तरफ। सियाह लिबास में मलबूस सैयद असकान शाह देखने में उसे जितना महज़्ज़ब और सहर अंगेज़ शख्सियत का मालिक लगा था, उसका ये सफ़ाकी भरा अंदाज देखकर नेहा को उससे शदीद नफ़रत महसूस हुई थी। जो इंसान बिना किसी वजह के किसी की जान ले सकता था, वो इंसान कहलाने के लायक भी नहीं था। मैं तुम्हारे सामने आने से पहले मरना पसंद करूँगी, नेहा उससे अपने आप को आज़ाद करवाने की कोशिश करती बेखौफी से बोली थी। उसकी नौबत ही नहीं आएगी, मैं खुद अपने हाथों से तुम्हें ख़त्म कर देता हूँ, ताकि आगे चलकर गलती से भी तुम्हारी सूरत ना देखनी पड़े। असकान शाह उसकी कनपटी पर पिस्टल की नोक रखते सर्द लहजे में बोलता नेहा के पूरे वजूद में सनसनी दौड़ा गया था। सामने खड़े शख्स की आंखों में ज़रा सा भी रहम ना देखकर उसका दिल खौफ से बंद हुआ था। अपनी मौत अपने सर पर मंडलाती महसूस हुई थी। इससे पहले कि वो ट्रैगर पर हाथ रखता, उसके दाएं जानिब से एक आदमी हाथ में मोबाइल पकड़े उसके करीब आया था। साइन, उसने डरते डरते असकान को पुकारा था। कानों में पड़ती मखसूस रिंगटोन पर असकान फौरन पलटा था। उसके चेहरे पर एकदम करख्तगी की जगह नरम तासुरात ने ली थी। नेहा साकत सी खड़ी उसे देखे गई थी। कैसी है मेरी ज़िंदगी? असकान के लब बात करते मुस्कुराए थे। नेहा गाड़ी के साथ वैसे ही चिपकी खड़ी उसके खौफ से थर थर काँपती उससे तके जा रही थी। क्या इस दरिंदे नुमा इंसान को मुस्कुराना भी आता था? वो न जाने किसकी कॉल थी, मगर जो भी थी वो उसकी ज़िंदगी बचाने का बाइस बन चुकी थी। असकान शाह अपनी गाड़ी की जानिब बढ़ता उसे बिल्कुल फरामोश कर गया था। उसका चेहरा बता रहा था कि फ़ोन पर जो भी लड़की थी उसे बहुत ख़ास थी, जिसके बाद वो नेहा का वजूद बिल्कुल फरामोश कर गया था और अगले ही लम्हे उसकी गाड़ी वहाँ से निकल गई थी। आप जा सकती हैं बीबी जी। असकान का एक आदमी उसके करीब आया था। उसका दिमाग इतना उलझ चुका था कि वो देख ही नहीं पाई थी कि ये वही इंसान है जिसको उसने नवाज शाह की हवेली में देखा था। नेहा बिना कुछ बोले खामोशी से अपनी गाड़ी की जानिब चल दी थी। उसका पूरा वजूद हौले हौले लरज़ रहा था। उसे ड्राइविंग भी ठीक से नहीं हो पा रही थी। बहुत मुश्किल से वो हवेली पहुंची थी, जहां उसी की अपनी सर डाली गई मुसीबत उसके मुंतज़िर थे। वो दोनों एक साथ पार्टी में दाखिल हुए थे, जो देखकर पार्टी में खड़ा हर शख्स सकते में आ चुका था। किसी को यकीन नहीं आ रहा था कि अर्ज़म हमदानी पार्टी में आया है, वो भी एक बर्थडे पार्टी। सबकी निगाहें अर्ज़म के साथ चलकर आती महरमा पर टिकी हुई थीं। महरमा को इस सिचुएशन का अंदाज़ा बिल्कुल भी नहीं था। वो एकदम घबरा गई थी, क्योंकि वहाँ खड़े चंद कैमरामैन्स भी एक जानिब खड़े फ़ोटो क्लिक किए जा रहे थे। महरमा ने घबराकर रुख अर्ज़म की जानिब मोड़कर अपना चेहरा छुपाना चाहा था। अर्ज़म और वहाँ खड़े बाकी लोगों के लिए ये तस्वीरें बनना कोई बड़ी बात नहीं थी, मगर महरमा जैसी मिडिल क्लास और सादा सी लड़की के लिए ये इज्जत का मामला था। उसने उस वक्त को कोसा था जब उसने अर्ज़म की फैमिली से उसे यहाँ लाने का स्टूपिड सा वादा किया था। अर्ज़म उसे यूं घबराता देखकर हाथ उठाकर मीडिया वालों को मना कर चुका था, मगर वो दोनों ही नहीं जानते थे कि ये आम तस्वीरें नहीं खींची गई थीं। आगे चलकर ये उनकी लाइफ में कितना बड़ा तूफान लाने वाली थीं, कोई नहीं जानता था। रुख मोड़कर चलने की वजह से महरमा लड़खड़ा सी गई थी, जब अर्ज़म हमदानी ने बिना इर्द गिर्द मौजूद लोगों की परवाह किए हाथ बढ़ाकर उसे एहतियात से संभालते गिरने से बचा लिया था। मामा, क्या आप भी वही देख रही हैं जो मैं देख रही हूँ? महानूर ने साथ खड़ी आमना बेगम के मुस्कुराते चेहरे को देखा था। आमना बेगम ने चौंक कर महानूर की जानिब देखा था। हाँ, ये दोनों एक साथ कितने प्यारे लग रहे हैं। अर्ज़म, जो कभी लाख मिन्नतों के बाद भी अपनी बर्थडे सेलिब्रेट नहीं करता, आज उसका सिर्फ महरमा के कहने पर यहाँ पहुँच जाना इंतहाई हैरत अंगेज़ और अनोखी बात है, और बेहद खुशी की भी।
आमना बेगम के चेहरे से सच्ची खुशी झलक रही थी। आज पार्टी के बाद आपके छुपे रुस्तम लाडले की क्लास लगाने वाली हूँ मैं। इतनी बड़ी और अहम बात हमसे कैसे छुपा कर रखी थी इसने? महानूर आमना बेगम के साथ अर्ज़म की जानिब बढ़ते हुए बोली थी, जबकि वो दोनों ही अपने साथ खड़ी जामिया को बिल्कुल फरामोश कर चुकी थीं, जो उनकी बातें सुनती गर्म तवे पर जा बैठी थी। सामने चलता मंजर उसे इंतहाई बदसूरत लगा था। उसे इस वक्त खुद पर भी शदीद गुस्सा आ रहा था, जिसने अर्ज़म हमदानी जैसे शख्स को इतनी आसानी से अपने हाथ से जाने दिया था। अर्ज़म के साथ खड़ी महरमा उसे इतनी बुरी लग रही थी कि उसका दिल चाहता इस लड़की को ऐसी जगह गायब कर दे कि वो वापस अर्ज़म हमदानी को कभी ना मिल पाए। महरमा अर्ज़म के करीब आते लोगों को देखकर घबराकर एक साइड पर हो गई थी। ये इंतहाई मॉडर्न लिबास पहने खड़े मखरूर लोग उसे अपनी दुनिया के बिल्कुल भी नहीं लगे थे। अर्ज़म अब उन सब में घिरा खड़ा केक काटने लगा था। केक काटने से पहले उसने बेख्तियार अपने इर्द गिर्द महरमा को ढूंढा था, जो उसे दूर खड़ी दिखाई दी थी। महरमा ने भी उसी लम्हे उसकी जानिब देखा था। अर्ज़म के होठों पर खूबसूरत सी मुस्कुराहट बिखर गई थी उसे देखकर। भीड़ में मौजूद इतने सारे लोगों के बावजूद उसका दिल अलग थलग सी एक कोने में सुकड़ी सिमटी खड़ी महरमा के पास जाने को चाहा था, जो बहुत सादा सी थी और इस बात से अनजान थी कि उसकी ये सादगी किसी के दिल को कितनी भा गई थी। अरे आप यहाँ क्यों खड़ी हैं? आप वहाँ हैं ना सबके बीच। हमारी पार्टी को इतना खुशगवार बनाकर आप उसमें शरीक नहीं हो रही? महानूर महरमा के पास आई थी। नहीं, वो वहाँ इतने लोग थे तो ज़्यादा भीड़ में मुझे बहुत घबराहट होती है, इसलिए मैं यहाँ आ गई। मैम अब घर जाना चाहती हूँ, बहुत देर हो गई है। महरमा ने उससे इजाज़त तलब की थी। उसने एक नज़र अर्ज़म की जानिब देखा था। जामिया उसके बहुत ही करीब खड़ी कोई बात कर रही थी। म्यूज़िक ऊंचा लगा होने की वजह से वो उसके निहायत करीब खड़े होकर बात कर रही थी। आप अगर मुझे मैम की जगह महानूर आप ही कहेंगी तो मुझे बहुत अच्छा लगेगा। महानूर को महरमा बहुत पसंद आई थी। उसका दिल चाह रहा था कि अभी के अभी अर्ज़म के साथ उसका निकाह पढ़वा दे। पहली बार तो किसी लड़की को देखकर उसे अपने भाई के चेहरे पर चमक आती महसूस हुई थी। आपने किसके साथ जाना है? आमना बेगम भी उसके करीब आई थी। मैं टैक्सी पे चली जाऊंगी, आप बस मुझे इजाज़त दें। महरमा बस जल्द अज जल्द यहाँ से निकल जाना चाहती थी। अरे नहीं, आप अकेली कैसे जाएंगी? काफ़ी रात हो चुकी है, हालात बिल्कुल भी ठीक नहीं हैं। मैं अर्ज़म से कह देती हूँ, वो अरेंज कर देते हैं कुछ। आमना बेगम ने वेटर से कहकर अर्ज़म को बुलवाया था। अर्ज़म महरमा जाना चाहती हैं, आप इनको ड्रॉप करवा दें। आमना बेगम की बात सुनते अर्ज़म ने महरमा की जानिब देखा था, जो वहाँ से जाने को परतोल रही थी। आए, मैं आपको छोड़ देता हूँ, मैं भी ज़रूरी काम से ऑफिस के लिए ही निकल रहा था। अर्ज़म की बात पर जहाँ महरमा जुज़बुज़ हुई थी, वहीं आमना बेगम और महानूर के चेहरे पर मायने खेज मुस्कुराहट बिखर गई थी। जी, ये तो बहुत अच्छा हो गया। महानूर की चहकती आवाज़ पर अर्ज़म उसे घूरता महरमा के साथ बाहर की जानिब बढ़ गया था। सिर्फ उन दोनों की नहीं, बल्कि पार्टी में मौजूद सारी निगाहों ने दूर तक उनका पीछा किया था। अर्ज़म हमदानी का किसी लड़की को इतना प्रोटोकॉल देना आम बात नहीं थी। महरमा झिझकते हुए उसके बराबर फ्रंट सीट पर आन बैठी थी। अर्ज़म हमदानी की सहर अंगेज़ खुशबू उसके हवासों पर असरअंदाज होती उसके दिल को खौफ में मुब्तला कर रही थी। अर्ज़म हमदानी के हवाले से दिल में पैदा होते अजीब से एहसासात का खौफ, जो के बाद दुराब के बाद वो अब किसी भी मर्द पर एतबार नहीं करना चाहती थी। दुराब के साथ उसकी दादों ने उसकी मंगनी तय की थी। अपने ताया और बाकी कज़न्स वगैरह का बर्ताव भी वो अपने साथ देख चुकी थी। उसे हमेशा नाजायज़ औलाद कहकर ही बेइज्जत किया जाता था। उसे आज तक अपनी दादों के सिवा किसी भी रिश्ते से ना तो इज्जत मिली थी, ना मोहब्बत। मगर पहले अर्ज़म और आज उसके घर वालों का ये इज़्ज़त और मोहब्बत भरा अंदाज़ देखकर उसे बहुत अच्छा लगा था। मगर वो इस शय को खुद पर हावी नहीं करना चाहती थी, क्योंकि वो जानती थी उसकी लाइफ में आई हर खुशी हमेशा आरज़ी ही रही थी। इसलिए उसने सोच लिया था कभी भी अर्ज़म की फैमिली से नहीं मिलेगी और ना ही ऐसी कोई पार्टी अटेंड करेगी। उन दोनों का सफ़र बहुत खामोशी से ही कटा था। महरमा उससे बात करने में इज्तनाब बरत रही थी, जबकि अर्ज़म हमदानी
اس خاموش لڑکی کی یہ خاموشی ہی سننے کا خواہش مند تھا جیسے۔ جی دادو، میں بس پہنچنے والی ہوں، مہرماں نے اپنی دادو کی کال پک کرتے کہا تھا، جو اس کے لیے پریشان ہو رہی تھیں۔ آپ پلیز گاڑی یہاں روک دیں۔ مہرماں نہیں چاہتی تھی کہ وہ اس کا گھر دیکھے۔ یہ آپ کا گھر ہے؟ ارزم نے دائیں جانب بنے گھر کی جانب اشارہ کیا تھا، جس کے جواب میں مہربان نے خاموشی سے نفی میں سر ہلا دیا تھا۔ تو آپ کیوں چاہتی ہیں کہ آپ کے گھر آنے سے پہلے میں آپ کو اتار دوں؟ ارزم نے نگاہیں موڑ کر اپنے قریب بیٹھی لڑکی کو دیکھا تھا۔ اس نے اب تک یہی نوٹ کیا تھا کہ مہرماں جھوٹ نہیں بولتی تھی اور ہر بات کا جواب انتہائی سادگی سے دیتی تھی۔ اس کے کسی بھی انداز میں بناوٹ نہیں ہوتی تھی۔ وہ میں نہیں چاہتی ہمارے محلے والے دیکھیں آپ کو یہاں۔ وہ سب آپ کے پرسوں ٹی وی پر آنے والے انٹرویو کے بعد آپ کو جانتے ہیں۔ مہرماں سر جھکائے ایسے بولی تھی جیسے کسی بہت بڑے جرم کا اقرار کر رہی ہو۔ اور اگر انہوں نے مجھے دیکھ لیا تو کیا ہوگا؟ ارزم کو اسے بات کرنا بہت اچھا لگتا تھا۔ وہ آپ کو مشکل ہوگی۔ اور مہرماں بات کرتے کرتے اپنی زبان کو بریک لگا گئی تھی۔ اور کیا؟ ارزم نے دوبارہ سے سوال کیا تھا۔ خوش ہیں؟ وہ سامنے دائیں جانب ٹرن نے تو سیاہ گیٹ والا گھر میرا ہے۔ مہرماں اس کی تفتیشوں پر زچ ہوتی نہایت ہی معصومیت کے ساتھ اسے اپنے گھر کا ایڈریس بتا گئی تھی، جبکہ اس کے جھنجھلائے ہوئے انداز پر ارزم اپنی بے ساختہ مڑ آنے والی مسکراہٹ نہیں روک پایا تھا، جو چہرہ جھکا ہونے کی وجہ سے مہرماں نہیں دیکھ سکی تھی۔ ارزم نے آج پہلی بار کسی لڑکی کو خود سے جھنجھلاتے دیکھا تھا اور وہ فوراً مان گیا تھا کہ واقعی یہ لڑکی سب سے منفرد تھی۔ مہرماں کی گیٹ کے آگے جیسے ہی گاڑی رکی، اس کی دادو فوراً باہر نکلی تھیں۔ مہرماں کو ارزم کی گاڑی سے نکلتا دیکھ کر وہ قریب آئی تھیں۔ دادو، یہ میرے باس ہیں، رات زیادہ ہو گئی تھی تو مجھے ڈراپ کرنے آ گئے۔ مہرماں نے قریب آتے دھیمی سی آواز کے ساتھ انہیں بتایا تھا، جو یک ٹک اسے دیکھے جا رہی تھیں۔ ارزم نے قریب آتے سلام دیا تھا۔ وعلیکم السلام، بہت شکریہ بیٹا، آپ اندر آئیں نا، ٹھنڈ بھی کافی ہو رہی ہے، میں آپ کو اپنے ہاتھ کی چائے پلاتی ہوں۔ انہوں نے فوراً اسے اندر آنے کی آفر کر دی تھی۔ ارزم کے سامنے ہونے کی وجہ سے مہرماں انہیں منع بھی نہیں کر پائی تھی۔ نہیں، دراصل مجھے ابھی ایک ضروری کام سے جانا ہے، میں پھر کبھی آپ کی چائے سے مستفید ہونے ضرور آؤں گا، ابھی کے لیے اجازت دیجیے۔ ارزم مہرماں پر ایک نظر ڈالتا انہیں سہولت سے انکار کر گیا تھا۔ وہ ایک سیکنڈ میں سمجھ گیا تھا کہ مہرماں اسے اندر نہیں بلانا چاہتی تھی۔ اتنی بڑی گاڑی اپنے محلے میں دیکھ کر آس پاس کے گھروں کی لائٹس بھی آن ہونے لگی تھیں۔ ارزم انہیں مزید اصرار کرنے کا موقع دیے بغیر خدا حافظ کرتا گاڑی میں بیٹھتا وہاں سے نکل گیا تھا۔ دادو، آپ بھی نا ایسے ہی دیکھے بنا کسی کو بھی آفر کر دیتی ہیں۔ ارزم سر جیسے بڑے آدمی ہمارے گھر کیوں آئیں گے؟ ان کے کمرے سے چھوٹا تو ہمارا گھر ہے۔ یہ بڑے لوگ ایسی جگہوں پر ایک سیکنڈ بھی نہیں گزار سکتے۔ مہرماں انہیں تھام دی اندر آ گئی تھی۔ مگر مجھے یہ بچہ بہت اچھا لگا ہے، وہ آ جاتا اگر میں ایک بار پھر کہتی اسے۔ مہرماں ان کی بات کے جواب میں کچھ نہیں کہہ پائی تھی۔ وہ ریئل کپل ہیں تو ایسے ہی ڈانس کریں گے نا؟ ان میں سے ہماری طرح کوئی بھی ایسا نہیں جو عارضی طور پر اس رشتے میں جڑا ہو۔ میرام نے تو آج اس کا دل جلانے کی قسم کھا رکھی تھی۔ اس کی اس قدر صاف گوئی پر آپ گینے کی آنکھوں کے گوشے نم ہوئے تھے، جنہیں اس نے فوراً چہرہ جھکا کر چھپا لیا تھا۔ فیک کپلز ایسے ڈانس نہیں کرتے، پلیز لیو می۔ آبگینے نے اس کی جانب دیکھتے خود کو آزاد کرنے کا کہا تھا۔ اس سے پہلے کہ میرام اسے کوئی جواب دیتا، اچانک لائٹ چلی جانے کی وجہ سے چاروں جانب خوب اندھیرا پھیل گیا تھا۔ آبگینے ایک دم گھبرا گئی تھی۔ اسے کچھ دکھائی نہیں دے رہا تھا۔ اس نے میرام کا بازو تھام لیا تھا۔ جب میرام سیکنڈ کے 1000ویں حصے میں انتہائی پھرتی کا مظاہرہ کرتا، اسے باہوں میں اٹھاتا وہاں سے ہٹ گیا تھا۔ اسی لمحے فضا گولیوں کی آواز سے گونج اٹھی تھی۔ لوگ چیختے پکارتے ادھر ادھر بھاگ رہے تھے، جبکہ میرام اسے لے کر سیف سائڈ پر ہو چکا تھا۔ وہ جانتا تھا یہ حملہ انہی پر کیا گیا تھا۔ آبگینے اس کے سینے سے لگی کھڑی تھی، اس کا پورا وجود لرز رہا تھا۔ میرام نے ٹارچ آن کی تھی۔ یہ لوگ مجھے مارنے آئے تھے نا؟ آبگینے کی آنکھوں سے آنسو بہہ رہے تھے۔ خوف کے مارے اس کا چہرہ لٹھے کی طرح سفید ہو چکا تھا۔
میرے ہوتے ہوئے یہ لوگ تمہیں خراش بھی نہیں پہنچا سکتے، چاہے جتنی کوشش بھی کر لیں۔ میرام اس وقت اس کی حالت دیکھ کر نرمی سے بولا تھا۔ جی فرینڈس، آج کے لیے بس اتنا ہی۔ بہت جلد ایک نئی ایپیسوڈ کے ساتھ حاضر ہوں گے۔ تب تک اپنا خیال رکھیے گا۔ ٹیک کیئر اینڈ اللہ حافظ۔